जी कैफ 6 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 13 जो चैप्टर हमारा चल रहा है वो चल रहा है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में हम क्या सीखते हैं? हम ये सीखते हैं कि किसी प्रोजेक्ट को हमें स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और ये डिसीजन हम कैसे करते हैं कि प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हम उस प्रोजेक्ट के सारे सालों के, जितने सालों का भी प्रोजेक्ट है, उसके कैश फ्लोज बनाते हैं हर साल के। फिर उन कैश फ्लोज की या तो नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं या आईआरआर कैलकुलेट करते हैं, और उसकी बेस पे डिसीजन करते हैं कि हमें इस प्रोजेक्ट को अडॉप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू रूल को अडॉप्ट करें तो नेट प्रेजेंट वैल्यू में रूल ये है कि अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव है आप उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं, यानी इस प्रोजेक्ट से आपको कुछ ना कुछ फायदा होगा। कितना फायदा होगा? जितनी भी नेट प्रेजेंट वैल्यू होगी। और अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव है इसका मतलब ये है कि ये प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल नहीं है। ये पॉजिटिव होने का मतलब काउंटिंग में यूं समझ सकते हैं कि प्रॉफिट है, और नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव होने का मतलब क्या है? लॉस है। लेकिन यहाँ पे हम कैश फ्लोज को कंसीडर कर रहे होते हैं, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव कैश फ्लो, यानी आपको पैसे, जितने आप पैसे कैश लगाएंगे उससे ज्यादा कैश रिटर्न में होगा। और अगर आईआरआर मेथड यूज कर रहे हो तो इसमें क्या रूल है कि आईआरआर मेथड में आप आईआरआर कैलकुलेट करते हैं और इसको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के साथ कंपेयर करते हैं, या अगर उसने क्वेश्चन में वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल दी हुई है उसके साथ कंपेयर करते हैं। अगर आईआरआर रिक्वायर्ड रिटर्न से ज्यादा है इसका मतलब है ये प्रोडक्ट जितना आप रिक्वायर्ड, आपके ख्याल में प्रॉफिट होना चाहिए था उससे ज्यादा है, तो ऐसा प्रोजेक्ट आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आईआरआर कम हो वैक से, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या रिक्वायर्ड रिटर्न से, तो फिर इसका मतलब है जितना आपको रिटर्न चाहिए उससे कम है, ये प्रोजेक्ट आपको स्टार्ट नहीं करना चाहिए। ये कंसेप्ट क्लियर है? इसमें हमने इस पूरे चैप्टर में दो बड़ी चीजें सीखनी है, ठीक है? दो बड़ी एडजस्ट पॉइंट्स हैं इसमें और दो छोटे छोटे पॉइंट्स। जो बड़े पॉइंट्स है वो क्या है? एनपीवी और आईआरआर की कैलकुलेशन, पहला पॉइंट ये, और दूसरा ये डिसाइड करना कि रेलिवेंट कैश फ्लोज क्या है, कौन से हैं जो हमने हर साल डिस्काउंट करना है जिनको, ठीक है? अभी तो जो आपने क्वेश्चंस किया उसमें हर साल का जो नेट कैश फ्लो है वो आपको खुद दे देता है, लेकिन आगे चल के कुछ क्वेश्चंस में वो आपको हर साल के अंदर बताएगा इस साल में इनफ्लो इतना है, आउटफ्लो इतना है। आपको इनफ्लो में से आउटफ्लो लेस करके तो नेट कैश फ्लो कैलकुलेट करना पड़ेगा, और फिर वो आप नेट कैश फ्लो को डिस्काउंट करते हैं या उसको आईआरआर के लिए यूज करेंगे। क्लियर? अच्छा, अगर कंसेप्ट आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू और आईआरआर का क्लियर है तो मुझे एक चीज बताइए, एनपीवी और आईआरआर इन दोनों को कैलकुलेट करने के लिए एक में आपको डिस्काउंट रेट चाहिए, एक में डिस्काउंट रेट नहीं चाहिए। किसमें डिस्काउंट रेट चाहिए? एनपीवी कैलकुलेशन के लिए डिस्काउंट रेट चाहिए कोई, और किसके लिए डिस्काउंट रेट नहीं चाहिए? आईआरआर। आईआरआर में आप खुद से एज्यूम करके नेट आईआरआर कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां तक क्लियर है? अच्छा, कल आपको होम असाइनमेंट दी गए थे, ठीक है? उम्मीद है आपको उसमें कोई प्रॉब्लम आई तो नहीं होगी, आई होगी तो आपने उसमें सॉल्यूशन को देख के समझ लिया होगा, लेकिन फिर भी चूंकि क्वेश्चन दिए हैं क्लास में डिस्कस करना लाजमी होता है। तो जी आईआरआर मेथड में भी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न तो चाहिए होगा, बिल्कुल, लेकिन वो एंड में आईआरआर को रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से कंपेयर करने के लिए चाहिए। जैसे आईआरआर कैलकुलेट करने के लिए कोई रेट नहीं चाहिए, मैं ये कह रहा था। आईआरआर इटसेल्फ कैलकुलेट करने के लिए रेट नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट अप्रेजल आईआरआर के थ्रू कर रहे हैं तो जाहिर है जब आईआरआर कैलकुलेट करेंगे तो उसे कंपेयर तो किसी ना किसी के साथ करना है ना, तो वो आपकी बात ठीक है उस हद तक, लेकिन जो कैलकुलेशन आईआरआर की उसके लिए कोई रेट गिवन होना क्वेश्चन में जरूरी नहीं है, वो हम खुद से एस्टिमेट करके कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां तक क्लियर है? अच्छा चलिए अब वन बाय वन एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। एग्जांपल 30 थी पहला हमारा क्वेश्चन। अच्छा चलिए, ये उसने क्या कह रहा है? कंपनी विद ए कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ 10%। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? 10%। इसका मतलब ये हुआ अगर ये एनपीवी उसने कहा कैलकुलेट करो तो इसको हम डिस्काउंट रेट के तौर पे यूज करेंगे, और अगर उसने कहा आईआरआर कैलकुलेट करो तो एंड में रिक्वायर्ड रेट जिसके साथ कंपेयर करना है उसके लिए इसको यूज करेंगे। इज कंसीडरिंग इन्वेस्टिंग इन ए प्रोजेक्ट विद द फॉलोइंग कैश फ्लोज।
ईयर जीरो से क्या मुराद है? आज का दिन। आज के दिन में 10,000 नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब क्या है? ये आउटफ्लो है, यानी आज हम कोई ना कोई मशीनरी खरीद रहे हैं, पैसे दे के। आज हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और इस इन्वेस्टमेंट से हमें पैसे कब आने शुरू होंगे? ईयर 1 में, और ईयर 2 साल पैसे आएंगे। ईयर 1 में 6,000, ईयर 2 में 8,000। अच्छा मुझे बताइए, इसमें परपेचुटी का फार्मूला यूज कर सकते हैं? वैसे ही पूछ रहा हूँ, वैसे क्यों? परपेचुटी है ही नहीं, 2 साल कहानी खत्म। एनवीटी का फार्मूला यूज कर सकते हैं? नहीं, क्यों? कैश फ्लो इक्वल नहीं है। इसका मतलब है आपको इंडिविजुअल कैश फ्लो यूज करना पड़ेगा। सिंपल, क्या करना है आपने? 10,000 तो 10,000 ही रहेगा। 6,000 डिवाइडेड बाय 1.1 पावर प्लस 8,000 डिवाइडेड बाय 1.1 पावर 2। क्लियर हो गया? और इसे जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी उसमें से 10,000 लेस कर देना। ओके, और आईआरआर भी कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा आपको याद होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल में मैंने आपको बताया था कि आईआरआर कैलकुलेट करने का एक तीसरा तरीका भी है, फाइनेंशियल कैलकुलेटर या सॉफ्टवेयर के जरिए से। तो आज मैं आपको बता, हालांकि आपके लिए लाजमी नहीं है, लेकिन कभी प्रैक्टिकल लाइफ में आईआरआर या कैलकुलेशन करनी पड़े, या कभी आपने क्वेश्चन खुद से किया है, आप उसको रीचेक करना चाहते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं? आप एक्सेल के थ्रू भी ये कैलकुलेशन कर सकते हैं, एनपीवी की भी, आईआरआर की भी। ठीक है, छोटा सा मैंने फॉर्मूला जो है वो बनाया, वो आपके साथ शेयर कर देता हूं। हम इन क्वेश्चंस को उसके साथ कंफर्म करते जाएंगे, क्योंकि आईकैप की बुक में ये क्वेश्चन नेट प्रेजेंट वैल्यू से तो उसने यूज किया। 2 टॉपिक है, एनपीवी है और आईआरआर। एनपीवी वाले टॉपिक में जितने भी क्वेश्चन है उसमें सिर्फ एनपीवी कैलकुलेट किया है, आईआरआर नहीं। और आईआरआर वाले क्वेश्चन में सिर्फ आईआरआर कैलकुलेट, एनपीवी नहीं। लेकिन हम अगर अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाना चाहते हैं तो हम दोनों तरीकों से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जरा आप कंपेयर करते रहें। इसके हमने, ये हमारे पास ईयर है, ईयर नॉट, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5। ठीक है जी, व्यू बढ़ाने की जरूरत है तो बढ़ा देते हैं। ये हमारे पास ईयर आ गया। एंड वाले भाई नजर आ रही है आपको फिगर्स? ये हमारे पास ईयर है 0, 1, 2, 3, 4। यहां पे कैश फ्लो आ जाएगा, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। फिर उसके बाद आगे प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। प्रेजेंट वैल्यू में मैंने फार्मूला लगाया हुआ है कि वो कैश फ्लो को डिवाइड कर दे, कैश फ्लो E3 कैश फ्लो को डिवाइड कर दे 1 प्लस रेट से। 1 प्लस, और रेट मैंने किधर लिखा भाई? ये हर क्वेश्चन के लिहाज से चेंज हो जाएगा। और फिर उसको पावर दे दे, और फिर उसको पावर दे दे। कौन सी पावर दे दे? जो साल है। ठीक है, यानी कैश फ्लो डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई पावर एन। ये फार्मूला समझ आ गया? इसमें हमने प्रेजेंट वैल्यूज कैलकुलेट कर ली, और फिर एंड पे हमने इन सब को ऐड कर दिया, नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। आईआरआर का फार्मूला बिल्कुल सिंपल है। आप में से कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने सम का फार्मूला सीखा हुआ होगा एक्सेल पे। कितने स्टूडेंट ने एक्सेल पे काम किया हुआ थोड़ा बहुत? चले, आपने सम का फार्मूला, सम के फार्मूले जितना आसान है आईआरआर। आप लिखें इज इक्वल टू आईआरआर, और वो रेंज बता दे जिनकी कैलकुलेट करनी है। जैसे इसकी रेंज क्या है? ये आईआरआर इज इक्वल टू E3 से E8 या क्या, और नेट प्रेजेंट वैल्यू, इन सबको ऐड करना है। और ये फार्मूला कैसे आए? हमने उसको डिवाइड कर दिया, ये मैंने आपको सिखा दिया। क्लियर हो गया? घर में अगर आप एक्सेल यूज करते हैं तो ये छोटा सा फार्मूला बना के आपके आगे काम आएगा डिफरेंट बड़े क्वेश्चन में, उसकी क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए। चलिए अभी देखते हैं इसको। ईयर नॉट में, 0 में कितना है कैश फ्लो? -10,000, और 1 में 6,000, 2 में 8,000। और एक चीज क्या? रेट कितना है? 10% जी। अब देखिए नेट प्रेजेंट वैल्यू 2066 यही है आपके, और आईआरआर जिन स्टूडेंट से कैलकुलेट किया 24.34, यही आईआरआर नोट कर लीजिए। राउंड ऑफ कर ले, 24 कर ले, कोई मसला नहीं। राउंडिंग ऑफ करने की वजह से थोड़ा बहुत फर्क आएगा। हाँ हाँ, देखें
आप चूंकि आईआरआर ट्रायल एंड एरर मेथड से कैलकुलेट कर रहे होते हैं, वो हमेशा अप्रोक्सीमेट होगा, ठीक है। आप 24% के जितना करीब हाई लो मेथड, हाई लो फिगर यूज करेंगे ना, उतना एक्यूरेट आएगा, और जितना दूर जाते जाएंगे उतना ही डिफरेंस बढ़ता जाएगा। अब आपको तो नहीं है पता कि 24% आने वाला है, तो आपका हो सकता है आंसर 21% भी आ जाए, ठीक है, वो अप्रोक्सीमेट आएगा, क्योंकि वो अप्रोक्सीमेट, ये जो आपको फिगर दे रहा है ना, ये एग्जैक्ट फिगर है। अगर आप इससे कैलकुलेशन करेंगे तो आपकी एनपीवी 0 आएगी। हाँ, लो रेट पे पॉजिटिव आएगी, हायर रेट पे नेगेटिव आनी चाहिए, लेकिन चूंकि आपको नहीं पता, जैसे इसमें अगर आप एक रेट 10% यूज करें और दूसरा रेट 15% यूज करें, तो दोनों में पॉजिटिव आए, लेकिन अप्रोक्सीमेशन उस सूरत में भी आप कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन उस सूरत में भी कर सकते हैं, आपने फार्मूला एज इट इज अप्लाई करना। अगर वो हम नेगेटिव करेंगे तो उससे ये सही है। हाँ, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव करें, फिर अप्रोक्सीमेशन ज्यादा क्लियर हो जाती है, क्योंकि वो एक इस साइड पे एक साइड पे दरमियान में हमारा आईआरआर होता है, अप्रोक्सीमेशन अच्छी बेहतर हो जाती है। लेकिन अगेन वही, अगर फिर दोनों पॉजिटिव आ जाते हैं तो आपको तीसरी कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी उसको नेगेटिव लाने के लिए। मैं आपको उस तरफ नहीं लेके जाना चाह रहा, मैं आपको ये कह रहा हूँ आईआरआर एस्टिमेट करने के लिए सिर्फ दो कैलकुलेशन करें, दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव आ गए फिर भी फार्मूला अप्लाई करें, आईआरआर कैलकुलेट कर दें। हाँ, उस सूरत में ये होगा कि आपका आईआरआर इससे थोड़ा डिफरेंट आएगा, डिफरेंस ज्यादा होगा। क्लियर? इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था 30 हो गया, फिर 32 और 30 शायद 31 किधर आ गया, ये 31। ए कंपनी इज कंसीडरिंग, 30 में कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? कंसीडरिंग वेदर टू इन्वेस्ट इन ए न्यू आइटम ऑफ इक्विपमेंट कॉस्टिंग रुपीज 53,000। 53,000 क्या है? ईयर नॉट में आउटफ्लो। आपको बताया था इनफ्लो आउटफ्लो का तो पता होना चाहिए, उसकी टाइमिंग का भी पता होना चाहिए। ये ईयर नॉट में आउटफ्लो है। द प्रोडक्ट वुड हैव ए 4-year लाइफ। इसका मतलब है जो इससे हमें कैश फ्लोज आएंगे वो कितने होंगे? 4 साल के। एंड द एस्टिमेटेड कैश प्रॉफिट्स ओवर द 4-year पीरियड आर एज फॉलोज। और आपको जो उससे इनफ्लोज आएंगे वो ये है, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4। एनपीवी कैलकुलेट करनी है, डिस्काउंट रेट क्या है? 11%। ठीक है, कैलकुलेट करें, फार्मूला आपको पता है, उसी तरह डिस्काउंट करना है हमने। तो इसमें ईयर नॉट में कितनी अमाउंट आएगी? 53,000। ईयर 1 में 17,000 पॉजिटिव, ईयर 2 में 25,000 पॉजिटिव, ईयर 3 में 16,000 पॉजिटिव, ईयर 4 में 12,000 पॉजिटिव, और डिस्काउंट रेट 11%। ये नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारी आई पॉजिटिव 2210। ठीक है, ये नोट कर ले, ये आपका सजेस्टेड सॉल्यूशन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपका सजेस्टेड सॉल्यूशन ही है 2210। और आईआरआर क्या है? 13%। इसका मतलब है अगर आप एक दफा लो रेट 10% रखें और एक दफा 15% रखें तो ज्यादा एक्यूरेट आईआरआर आएगी, लेकिन अगर एक दफा 5% रखें और एक दफा 10% आईआरआर रखें तो आईआरआर वो थोड़ा फर्क के साथ आएगी, क्योंकि वो उसकी रेंज से नहीं, रेंज से बाहर हो जाएगा। इनिशियल कॉस्ट से माइनस हो रहा है ना, ये जो नेगेटिव वाली फिगर है ना, ये पहले ईयर 0, ये अगर आप नोट करें इसके साथ माइनस है। तो बेसिकली हमारे जो कैश फ्लोज हैं वो ईयर 1, 2, 3 और 4 है, ये 4 है। ठीक है, ये हमारा इनिशियल कॉस्ट है। जब हम सबको ऐड करते हैं तो वो नेट प्रेजेंट वैल्यू ही कैलकुलेट होती है। इसमें जब नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट हो रही है, इसमें ये इनिशियल कॉस्ट माइनस हो रही है। क्लियर हो गया जी? इनिशियल कॉस्ट किसी एक क्वेश्चन में पॉजिटिव आ जाए ऐसे नहीं होता, ऐसे होता नहीं, मैंने नहीं देखा। लेकिन फर्ज कीजिए थ्योरेटिकली उन्होंने क्वेश्चन पूछा, मैं भी थ्योरेटिकली आंसर कर रहा हूं, अगर ऐसा हो जाए हम उसको पॉजिटिव ले लेंगे, उसको पॉजिटिव ले लेंगे। हाँ जी बिल्कुल, ये क्लियर क्वेश्चन है।
कोई प्रॉब्लम? आगे चलते हैं। नेक्स्ट 32, a company is considering whether to invest in a new item of equipment costing 65,000 to make a new product. The product would have a 3-year life cycle. इसका मतलब है इसके 3 सालों के कैश फ्लोज होंगे। And the estimated cash profit over this period are as follows. ये तो वही क्वेश्चन हो गया तकरीबन सारा, इसमें कोई नई चीज भी नहीं है। अच्छा, सम टाइम ऐसा होता है, वो कहता है ये इक्विपमेंट जो 65,000 का खरीदा ना, 3 साल का प्रोजेक्ट है, 3 साल के बाद ये 20,000 का सेल हो जाएगा, तो फिर 20,000 को क्या करना है, जो लास्ट ईयर का कैश फ्लोज है उसमें पॉजिटिव आइटम के तौर पे ऐड होगा। ये इनकम नहीं, इनफ्लो के तौर पे, इनफ्लो के तौर पे, बिल्कुल। तो इसका भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। इनिशियल कितना है, 65,000 माइनस 65,000 27,000 पॉजिटिव 31,000 15,000 और डिस्काउंट रेट है 8% जी। नेट प्रेजेंट वैल्यू माइनस 151, वो प्रेजेंटेशन ऐसी है कि वो ब्रैकेट नहीं आ रही, ठीक है, माइनस 1515। इसका मतलब क्या हुआ, इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं, नहीं करना चाहिए। और इसका आईआरआर क्या आ रहा है, अब देखें आईआरआर में भी सेम रूल है, क्योंकि उनके जो रिक्वायर्ड 8% रेट से कम रिटर्न दे रहा है 6.59%, तो इसको हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। जी जी, आपका आईआरआर 8% नहीं, 8% तो उसने जो गिवन कॉस्ट ऑफ कैपिटल दी है वो है, 8% ही आ रहा है। हाँ, वो अप्रोक्सीमेशन की वजह से हो गया होगा। आपने कौन कौन सी 5% और 10% को लिया है? 6% और 10% को लिया है। नहीं, वो कह रहे हैं 6.6 आ रहा है 6 और 10 के साथ, 6 और 10 के साथ सही यही आ रहा है तकरीबन, हाँ यही आ रहा है। आपने शायद कैलकुलेशन में कोई गलती, आपका 6% पे एनपीवी क्या आ रही है, अभी पता लगा लेते हैं। 656 और 10% पे क्या है, 3564 या 5 नेगेटिव, हाँ वही बात होगी। अब वो फार्मूला लगाने में माइनस प्लस की गलती नहीं कर लिया आपने नीचे अप्रोक्सीमेशन में, हाँ वो माइनस माइनस प्लस होता है, आपको पता है? नहीं, माइनस माइनस प्लस ही वो फार्मूला करते हैं, नहीं करते हम। अच्छा चले, क्लास के बाद आप मुझे चेक करवा दीजिएगा, मैं देख लेता हूँ जी। वापिस आ जाए, ये क्लियर? क्वेश्चन 30, एग्जाम्पल 32। फिर इसके बाद नेक्स्ट 33। अच्छा, इसके बाद आप सोल्यूशन तो नहीं ना मांगेंगे मेरे से? हाँ बस ये ठीक। A company is considering whether to undertake an investment. The cost of capital is 10%. The initial cost of the investment would be rupees 50,000 and the expected annual cash flows from the project would be. अब ये एक्सपेक्टेड इनिशियल कॉस्ट कितनी है 50,000 और एक्सपेक्टेड कैश फ्लो कितने हैं उसने ईयर 1 में बताया, रेवेन्यू कितने हैं, ये हमें थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे लेके गया। पहले ये नेट कैश फ्लो वो हमें खुद से दे दिया करता था, अब उसने कहा नहीं नहीं, थोड़ी सी आप खुद भी मेहनत करें, मैं आपको हर साल में अलग-अलग कैश फ्लो बताता हूँ, नेट आपने खुद करना है। तो क्या हम नेट कर सकते हैं? इसमें तो आप बड़ी आसानी से कहेंगे कर सकते हैं, लेकिन जब कॉस्ट एक से ज्यादा आएंगी उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होएगी, ठीक है, कोई बात नहीं, वो भी हम हैंडल कर सकते हैं, इशू कोई नहीं है। सिर्फ आपको प्रेजेंटेशन बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन में और प्रीवियस क्वेश्चन में फर्क क्या था। प्रीवियस क्वेश्चन में नेट कैश फ्लो उसने डायरेक्ट हमें दिए हुए थे, इसमें उसने रेवेन्यू और कॉस्ट दिए होंगे, तो हमने नेट कैश फ्लो खुद कैलकुलेट करने होंगे। अब चूंकि ये क्वेश्चन नहीं एग्जाम्पल हमें समझा रहा है, तो उसने जहां रेवेन्यू और कॉस्ट दिए, साथ ही उसके आगे उसने नेट कैश फ्लो भी दे दिया, ठीक है। अब हमने इसकी कैलकुलेशन करनी है, करें कैलकुलेशन। तो बताइए, इनिशियल ईयर 0 में माइनस 50,000, ये कैश फ्लो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, इसका खास ध्यान रखना है आपने। आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है अगर नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान न रखा तो। 10,000 पॉजिटिव, 20,000 पॉजिटिव, 42,000 पॉजिटिव, और एक चीज रह गई, यस 10%।
नेट प्रेजेंट वैल्यू 7175 और IRR 16.38, देखें यही आती है 7175। ये 7175, ठीक है। बाकी उसने क्या आगे स्टेप वाइज रॉकेट साइंस लगाया, ये इसको छोड़े, वो ईयर वाइज उसको लेके गया कि ग्रो, पता नहीं ये इसको समझाने की कोई जरूरत नहीं थी, उसके ज़हन में पता नहीं क्या बात है एक्सप्लेन कर रहा है। बहरहाल 7 तो प्रोजेक्ट की एनपीवी पॉजिटिव है, प्रोजेक्ट हमें स्टार्ट कर लेना चाहिए। और उसी तरह अगर आप देखें इसकी IRR भी चूंकि 16.38% ज्यादा है, तो IRR के रूल के मुताबिक भी हमें इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं 34। अच्छा ये 34 आखिरी क्वेश्चन है। A company has estimated that its cost of capital is 8.8%, ठीक है। It is deciding whether to invest in a project that would cost rupees 325,000. NPV of the project are as follows, यानी year 1 से लेके year 6 तक 75,000 है। अब ये चूंकि कैश फ्लो सेम है एनमिटी से, लेकिन हम अपना रूटीन में चलते हैं जिसके ऊपर प्रैक्टिस है, हमें इंडिविजुअल कैश फ्लोज के मुताबिक कैलकुलेट कर लेते हैं। उस तरीके से भी हो सकता है, बिल्कुल उस तरीके से भी हो सकता है, उस तरीके से कैलकुलेट। अब ये मुझे थोड़ा सा अपना फार्मूला बढ़ाना पड़ेगा, पता नहीं क्या होता है बढ़ाने से। ठीक है चलें, सिस्टम में आपको पता है जब मॉडिफिकेशन करें ना तो एरर आने का चांस होता है। बहरहाल ये 325,000 हमारा इनिशियल कैश, 325,000 और कैश फ्लोज कितने हैं 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000, रेट कितना है 8.8। जी नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है 13,460 और IRR 10%। अब देखें ये भी नहीं आती है 13,352। क्वेश्चन में उसने 8.8 को 9% कर लिया। चले चले थोड़ा राउंडिंग ऑफ की वजह से फर्क आ गया है, राउंडिंग ऑफ किया, लेकिन है पॉजिटिव, एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। 13,352 है हमारा, 460 आ रहा है। किसने आपका 460 है, तो क्वेश्चन में उसने 13,352 की दिया हुआ है ये। अच्छा उसने कोई यहाँ पे ना उसने राउंडिंग की होगी, यहाँ पे इस जगह पे उसने राउंडिंग की होगी जिसकी वजह से उसका डिफरेंट आ रहा है और हमारा एग्जैक्ट आ रहा है। एक्सेल में नहीं वो 9% नहीं, उसने राउंड ऑफ किया है, इसको ऐसे कर लेते हैं, ये ले, ठीक है, वो राउंड ऑफ करने की कर लेता है। 75,000 को ये वो एनटी का फार्मूला है ना, 1 - 1 ओवर 1 + i पावर n ओवर i, एनटी का फार्मूला भूल गए। एंड में नीचे डिवाइड नहीं करते। हाँ, उसको करना पता क्या चाहिए था, ये i इस 75 के नीचे नहीं इसके नीचे लेके आना चाहिए, हम हमेशा इसके नीचे, लेकिन फर्क नहीं पड़ता ना क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जी ये क्लियर हो गया क्वेश्चन। आगे चलते हैं इसी के पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी इसका क्या कहता है, हाँ अब कह रहा है ईयर 1 में 50,000 है, 2 से 6 में 75,000 है। अच्छा अब अगर इसको एन्युटी के, ये दो तरह के कैश फ्लोज हैं, ये तो इंडिविजुअली डिस्काउंट होगा, ये डबल डिस्काउंट होगा। ये याद है वो जिम्बा वाला क्वेश्चन, 3 साल के बाद कह रहा था एन्युटी बनेगी उसकी, वो ग्रोथ बनेगी उसकी, तो हमने 3 साल का अलग कैलकुलेट किया, फिर उसको ये 0 पे अलग किया। ये वही है कंसेप्ट, पहले ईयर 2 से 6 तक की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जो ईयर 1 पे होगी और उसको फिर डिस्काउंट कर लेंगे अगर एन्युटी यूज करें।
लेकिन हम अपनी जिंदगी आसान रखते हैं कैसे? 6 कैलकुलेशन है ना, मुश्किल एक बड़ी, बल्कि तीन कैलकुलेशन आएगी ना, एक ये अलग आएगी, फिर इसकी 2 कैलकुलेशन अलग आएंगी, तीन हम मुश्किल कैलकुलेशन करने की बजाय 6 आसान कैलकुलेशन ना कर लें। अब ये आपकी अपनी मर्जी, अपनी चॉइस है, अपनी चॉइस है। अगर आप साइंसदान हैं, आप 3 कैलकुलेशन इस तरीके से कर लें। किस तरीके से? 50,000 लैदा डिस्काउंट कर लें और 2 से 6 की पहले प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी के जरिए से कैलकुलेट कर लें, फिर उसके बाद डिस्काउंट कर लें उसे ईयर 0 पे लाने के लिए, क्योंकि जब इसको 2 से 6 को डिस्काउंट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू, ये ईयर 2 का स्टार्ट आएगी, जो ईयर 1 का एंड माना जाता है। ठीक है, ईयर 1 का एंड माना जाता है, ईयर 2 का स्टार्ट, ईयर 1 का एंड माना जाता है। तो इसलिए इसको फिर ईयर 1 पे लाने के लिए दोबारा डिस्काउंट करना पड़ेगा। लेकिन मुझे ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है, मैं अगर खुद भी कैलकुलेशन कर रहा हूं ना, तो मैं पर्सनली इंडिविजुअल के तरीके, हाँ अगर इसमें 10, 12, 15 आ जाए ना, फिर मैं एनवीडी के जरिए जाऊंगा। लेकिन अगर 1, 2, 3 कैलकुलेशन का फर्क है तो मैं सेफ खेलना ज्यादा पसंद करूंगा। तो यहां पे अब हम करते हैं, कितना था इनिशियल आउटफ्लो कितना था? 325 और 8.8 था। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद कैश फ्लोज क्या है? 50,000, फिर 75,000, ये अब कितना है? 9518। ओ ये नेगेटिव है, इसका मतलब है एनपीवी क्या कह रहा है? प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट, और आईआरआर क्या कह रहा है? कि आपके रिक्वायर्ड रेट से कम है, इसको भी एक्सेप्ट ना करो। क्लियर? अब इसको कंपेयर कर ले 9518 को, इसका कितना आता है? 9575। और फर्क किस वजह से है? राउंडिंग ऑफ की वजह से। और राउंडिंग ऑफ कहां पे हुई है भला? वो एनवीडी के फार्मूला में उसने की है, हमारा एग्जैक्ट है। लेकिन आप भी कैलकुलेशन कर रहे हो तो राउंडिंग ऑफ करेंगे तो थोड़ा सा फर्क आएगा। लेकिन बात हम कैलकुलेशन करते हैं ना, वो पॉइंट के आगे 10 फिगर हम डायरेक्ट उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम अगर आप राउंड ऑफ नहीं करेंगे आपका आंसर डायरेक्ट आएगा। ठीक है, अगर राउंड ऑफ करेंगे तो फिर थोड़ा सा फर्क आएगा। और बुक वाला अक्सर हमने देखा है राउंड ऑफ कर रहा होता है, क्योंकि उसने आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलना होता है, तो वो राउंड ऑफ कर देता है। यहाँ पे वो 10 फिगर जो हमारी कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे आ रही है, वो अगर यहाँ पे 10 फिगर पॉइंट के बाद आगे शो करवा देगा ना, आप उधर ही फंस जाएंगे कि है क्या चीज, तो इसलिए वो राउंड ऑफ कर देता होता है। यहाँ तक क्लियर? फिर लास्ट क्वेश्चन, इसका लास्ट पार्ट, इफ कैश ऑफ द प्रोजेक्ट आफ्टर ईयर 0 आर 50,000 एवरी इन परपेचुटी, जी आईआरआर का फार्मूला एक्सेल में क्या लिखा हुआ है? ये आईआरआर, सिंपल आईआरआर, ये देखें आईआरआर ब्रैकेट में रेंज दे दी, बस आईआरआर लिख के ना, इज इक्वल टू आईआरआर लिख के तो रेंज दे दी मैंने जिसकी आईआरआर कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ये फार्मूला मुझे आता नहीं था, ये मैं गूगल पे गया, मैंने सर्च किया और यूट्यूब पे सर्च किया, उन्होंने बता दिया, 5 मिनट में मैंने सीख लिया। ठीक है, फिर एनपीवी का ये सुबह, अभी मैं थोड़ा सा आज लेट हो गया था ना, यही बना रहा था मैं कहा मैंने लिखा है खुद कल सोल्यूशन बनाना बड़ा लेंथी काम होगा, तो वो भी 10 मिनट में मैंने देखा उधर जाके गूगल पे और यूट्यूब पे आगे। तो कोई कैलकुलेशन अगर आपने कभी एक्सेल की खास तौर पे सीखनी हो या कोई भी चीज सीखनी हो, तो आप यूट्यूब पे या गूगल पे जा सकते हैं। उनका एक फायदा ये भी होता है कि आप सीखने के लिए बहुत सी चीजें होती है, सीख सकते हैं। आगे चलते हैं। अच्छा, परपेचुटी की तरफ वापिस आते हैं। अच्छा, परपेचुटी में अब मैं एक्सेल नहीं यूज कर सकता, अब मैं इंडिविजुअल कैश फ्लोज को भी डिस्काउंट नहीं कर सकता। क्यों? वो तो मुझे क़यामत कैलकुलेशन करता रहूंगा मैं। तो परपेचुटी के लिए फार्मूला ही यूज करना पड़ेगा। इस बात से एग्री करते हैं? फार्मूला यूज करना पड़ेगा। इंडिविजुअल कैश फ्लो के जरिए से डिस्काउंटिंग परपेचुटी की हरगिज नहीं हो सकती। और परपेचुटी में फिर आपको पता है ये फार्मूला क्या है? ठीक है, वो डी डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू डिविडेंड डिवाइडेड बाय प्राइस। तो प्राइस कैलकुलेट करनी है, प्रेजेंट वैल्यू होती है ना प्राइस उधर, तो डिविडेंड आउटफ्लो डिवाइडेड बाय कॉस्ट आ जाएगी। देखिए उसी तरीके से कैलकुलेटर वैसे ही हुई है ना। ठीक है, आउटफ्लो ये इनफ्लो हमारा 50,000,
इनफ्लो 50,000 डिवाइडेड बाय रेट, ये आ गई हमारी प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू 568, ये आ गई। क्लियर हो गई आपको? ये 568 कैसे आया? अब इसको इनिशियल में से माइनस किया, नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी आई? 243। तो परपेचुइटी का केस है, ये फार्मूला के जरिए से ही होगा, और फार्मूला वही जो हमने सीखा हुआ है कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, कि आपने किसी भी चीज जो परपेचुइटी में आपको इनफ्लोज दे रही है उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो कौन सा फार्मूला लगाना है? भाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू डिविडेंड डिवाइडेड बाय प्राइस। डिविडेंड यहाँ पे इनफ्लो है, प्राइस प्रेजेंट वैल्यू, किसी भी चीज की प्राइस उसकी कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू होती है, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी जिसने दी हुई। ये एन्युटी के नहीं, एन्युटी के फार्मूले से नहीं होगा। एन्युटी के फार्मूले में एन आपको अनलिमिटेड लेना पड़ेगा। सर वो जीरो आ जाएगी, वो आ जाएगी, वो मैंने कैलकुलेशन नहीं करके देखी, वो आ जाएगा। चलिए अगर आ जाएगा तो ठीक है, लेकिन एन्युटी का फार्मूला अगर आप यूज करेंगे तो उसमें एन आपको इन्फिनिटी रखना पड़ेगा। तो वो सारी सर जीरो आ जाएगी। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, माशाल्लाह। मुझे सिर्फ एक ये बात बताइए, एनविटी के फार्मूले से जिंदगी आसान है कि इस फार्मूला से? आपको जिससे भी लगता है, जिसके साथ कंफर्टेबल है उसके साथ कर ले, मुझे इसमें आसान। लेकिन आपको शायद अगर आप एनविटी के एक्सपर्ट है तो आप ये सोच रहे होंगे, तो अगर एनविटी से एक चीज हल हो सकती है तो नई चीज सीखने की क्या जरूरत है? ये भी ठीक है, आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, आपका तरीका भी ठीक है। और कोई क्वेश्चन? कोई अच्छा अब सुन ले, कल की होम असाइनमेंट आपकी 35 36 नहीं है। कल की होम असाइनमेंट आपकी, आपको जो माइंड मैप दिया उस पे 35 36 लिखा हुआ ना, 35 36 नहीं है। तो फिर क्या है? अभी इसको छोड़ दें। 35 36 में ना रेलिवेंट कैश फ्लोज वाला कंसेप्ट है जो मैं अभी चाह रहा हूं। अभी आप पहले कैलकुलेशन जो है उस पे एक्सपर्ट हो जाए। अब हम सेक्शन 3 IRR की तरफ जा रहे हैं, और अपनी होम असाइनमेंट नोट कर लीजिए। मैं आपको आज नई चीज कोई नहीं सिखा रहा, लेकिन होम असाइनमेंट दे रहा हूं। नई चीज नहीं सिखा रहा, होम असाइनमेंट। क्यों? क्योंकि आती है आपको IRR। अब होम असाइनमेंट नोट कर लें। ये आपका क्वेश्चन नंबर, भाई ये मोबाइल पे लिखी थी मैंने होम असाइनमेंट। जी हाँ जी, होम असाइनमेंट नोट कर रहे हैं भाई। मैसेज नहीं आया, मैं होम असाइनमेंट आपकी लिखी हुई है। एग्जाम्पल नंबर 37 to 42। एग्जाम्पल नंबर 37 to 42, ये वापस रखते हैं। 37 to 42। इसमें उसने आपसे रिक्वायरमेंट क्या पूछी हुई है भला? अच्छा देखें, ये है उसकी एग्जाम्पल। उसने क्वेश्चन के साथ ही सॉल्यूशन भी दे दिया, लेकिन क्या आपको एग्जाम्पल पढ़ के पता चल जाएगा कितना हिस्सा क्वेश्चन का है और कितना हिस्सा सॉल्यूशन का है? अब पता चल जाएगा। इस एग्जाम्पल में बताएं कैसे पता चलेगा। 37 बिजनेस रिक्वायर्ड मिनिमम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 12%। तो 12% क्या है? रेट ऑफ रिटर्न। अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू कहेगा तो डिस्काउंट रेट, अगर IRR कैलकुलेट करने का तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। फिर प्रपोज कैपिटल इन्वेस्टमेंट हैज द फॉलोइंग एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। ये 0 में 80,000 नेगेटिव, क्या मतलब? आउटफ्लो। क्वेश्चन का इनफ्लो। ये 2 कॉलम, ये हमारा क्वेश्चन है। फिर इसके बाद वो आपसे IRR कैलकुलेट करवाने को कह रहा है। तो आपने ये जहन में रखना है कि इस 10% और 15% को नोट कर लेना। सिर्फ क्यों नोट कर लेना है? ताकि आप इसी को लोअर और हायर रेट रखें। बस इसके बाद किताब बंद। इसके बाद किताब, ये टेबल आपके सामने, परसेंटेजेस सामने है। उसके बाद आपने नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और फिर 10% पे, फिर 15% पे, फिर उसके बाद फार्मूला लगा के मैच करना, कंपेयर कर लेना। और अगर एक्सेल के ऊपर एक्सेस है आपकी तो वहां पे भी जाके ये फार्मूला जो मैंने आपके साथ शेयर किया है रीचेक कर लीजिएगा। ठीक है, वो फ्यूचर में आपके काम आ सकते हैं, लेकिन यार आपके लिए लाजमी नहीं है वो, क्योंकि आपने एग्जाम में तो कैलकुलेटर लेके जाना है।
तो आप कैलकुलेटर के ऊपर ही प्रैक्टिस करें। अगर कंफर्मेशन के लिए अलहदा से एक्सेल पे कैलकुलेशन करना चाहें कर सकते हैं। मैं क्लियर हो गया ये? अच्छा, इसी तरह मुझे बताइए, हाँ उसने कहा हुआ IRR, लेकिन आप IRR कैलकुलेट करेंगे, फिर एक काम और भी करेंगे, आप NPV किस रेट पे कैलकुलेट करेंगे? 12%। 10 में 15 में नहीं, क्योंकि ये तो आपके अपने हाइपोथेटिकल है। ये नीचे उसने IRR की कैलकुलेशन दी हुआ है, उसी की फिगर यूज करने का फायदा ये है कि आप सॉल्यूशन के साथ मैच करने के काबिल, अगर कोई गलती कर दी आपने तो आप क्रॉस चेक कर सकेंगे। यही फिगर। फिर 38 इसमें बताइए क्या है? ये 053,000 इनफ्लो आउटफ्लो कह रहा है दिस प्रोजेक्ट हैज NPV ऑफ 2 to 1 एट ए डिस्काउंट रेट ऑफ 11%। इसका मतलब है आपने 11% पे इसकी NPV कैलकुलेट करनी है। फिर क्या करना है? IRR कैलकुलेट करना है। IRR किस रेट पे कैलकुलेट करेंगे? ये 38 वही वाली है, ये कर लिया हुआ है। तो आप भूल नहीं गए होंगे करने के बाद? याद है? भूल गए होंगे, हाँ। अच्छा, भूल जाते तो नहीं होता। चलिए आगे। अच्छा चलें 39 कोशिश करें वो अभी नहीं कर लें, फिर ऐसे तो नहीं है सारे दिन तो नहीं ना छोड़ना। अच्छा, फिगर्स वही थी इसकी, आंसर भी वही है, लेकिन कोशिश करें। हाँ लेकिन देखें, नहीं एक बार अब नहीं किया आपने, अब मैं साबित करता हूँ। नहीं क्यों भला? क्योंकि फिगर्स यही थी, लेकिन आपने IRR के लिए जो परसेंटेजेस ली वो तो खुद से ली थी ना। अब आपने इसी क्वेश्चन को करना है इन वाली परसेंटेजेस के साथ जो उसने दी हुई है, जो उसने दी हुई है, ठीक है? 5% और 8% के साथ, ठीक है? IRR कैलकुलेट करनी है, लेकिन अब कैसे करनी है? उन्हीं फिगर्स के साथ। तो अगर आपकी कोई गलती है तो वो सामने आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन छोड़ने नहीं है, चाहे फिगर सेम है। 40 ये तो नहीं किया होगा। कंपनीज कंसीडरिंग वेदर टू इन्वेस्ट इन न्यू आइटम ऑफ इक्विपमेंट कॉस्टिंग 45,000 टू मेक ए न्यू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट 4 साल की होगी, कैश फ्लोज, ये तो पहला तो नेगेटिव होता है हमारा। हाँ वो उसने दिया ही नहीं हुआ, नहीं टेबल में नहीं दिया हुआ, वो ऊपर ईयर नॉट में 45,000 आएगा नेगेटिव, ठीक है? अच्छा 4,000 है कि 4? हाँ ये फैसला तो अब आप करेंगे जब क्वेश्चन करेंगे कि ये 4,000 है कि 40,000 है। इधर देख लेते हैं, वैसे 4,000 है, 4,000 है, ये 4,000 ही है। अच्छा हाँ मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ। नीचे कह रहा है प्रोजेक्ट वुड आल्सो नीड एन इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल ऑफ ₹8,000 फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ईयर 1। 8,000 की आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए। अब वर्किंग कैपिटल के बारे में सुने। वर्किंग कैपिटल पता है क्या होता है? क्या? प्रोजेक्ट चलाने के लिए आपको कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा। रॉ मटेरियल अपने पास स्टॉक रखना पड़ता है ना, या आपको सेल करने के लिए क्रेडिट सेल करनी पड़ती है। तो आपका कुछ ना कुछ फंड जो होता है वर्किंग कैपिटल, वो फिक्स हो जाता है इस प्रोजेक्ट के साथ। आपको सिर्फ फिक्स एसेट्स नहीं खरीदना होता, बल्कि उसके साथ कुछ पैसे मजीद रखने होते हैं ताकि आप अपने डेटर्स को क्रेडिट सेल कर सकें। देखिए जब हम सेल करेंगे, अगर तो कैश सेल है, आपको वर्किंग कैपिटल की जरूरत नहीं है, उसी टाइम पैसे आ जाएंगे। लेकिन अगर क्रेडिट सेल है तो फिर आपको कुछ मजीद पैसे अपनी फर्म में, कंपनी में रखने पड़ते हैं, ताकि जब तक क्रेडिट सेल से रिकवरी नहीं होती डेटर से, आपका काम चलता रहे, क्योंकि आपने स्टॉक मजीद खरीदना है। एक दफा क्रेडिट सेल कर देंगे और फिर इंतजार करेंगे कब वैसे वापस आए तो आप नया स्टॉक खरीद के अगली सेल करें, तो वो तो आपका नुकसान है। तो इसीलिए अगर आप क्रेडिट सेल कर रहे हैं, कैश सेल कर रहे हैं, तो वर्किंग कैपिटल की, इससे पहले वर्किंग कैपिटल नहीं आया था हमारे पास, लेकिन अब वर्किंग कैपिटल उसने दे दी। इसका मतलब यह है कि अब क्रेडिट सेल कर रहे हैं ये, तो आपको कुछ ना कुछ पैसे मजीद चाहिए होंगे, ताकि जितने अरसे में आपने क्रेडिट सेल की और जितने अरसे में कलेक्शन आ रही है, उस अरसे में आप हाथ पे हाथ रख के ना बैठे रहें, बल्कि मजीद रॉ मटेरियल खरीदें और अगली सेल करें। फिर उसके बाद पिछली सेल से जो पैसे आएंगे तो उससे स्टॉक खरीद के अगली सेल, इस तरह साइकिल चलता रहेगा, समझ? तो वर्किंग कैपिटल याद रखें, स्टार्ट में ये हमारा आउटफ्लो होता है,
वर्किंग कैपिटल क्या होता है? स्टार्ट में आउटफ्लो होता है, लेकिन एंड ऑफ द प्रोजेक्ट इनफ्लो, क्योंकि एंड पे वापस भी आ जाने हैं ना। तो वर्किंग कैपिटल एडिशनल इन्वेस्टमेंट है। वर्किंग कैपिटल फिक्स एसेट की तरह एडिशनल इन्वेस्टमेंट है, इक्विपमेंट की तरह। फर्क सिर्फ यह कि इक्विपमेंट फिक्स एसेट की नेचर का है और वर्किंग कैपिटल करंट एसेट, लेकिन है तो दोनों इन्वेस्टमेंट। दोनों के लिए आपको फंड्स की जरूरत होगी। तो वर्किंग कैपिटल भी उसी तरह है जिस तरह इक्विपमेंट, यानी स्टार्ट में आपको ये आउटफ्लो करना पड़ेगा और एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट इससे इनफ्लो मिलेगा। अब अगर आप नोट कीजिए, उसने जो स्टार्ट में ईयर 0 पे 45,000 की मशीनरी खरीदी है, आउटफ्लो आना चाहिए 45,000 आना चाहिए ना, लेकिन उसने कहा वर्किंग कैपिटल 8,000 का। अगर आप नीचे सोल्यूशन में देखें तो यहाँ पे उसने 53,000, क्यों? वर्किंग कैपिटल ऐड, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल फिक्स एसेट की तरह है। जैसे फिक्स एसेट्स में बाय करने के लिए, होल्ड करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, पैसे खर्च करने पड़ते हैं, उसी तरह कुछ ना कुछ बिजनेस में वर्किंग कैपिटल भी चाहिए होता है। तो वो भी अच्छा रूल उसका वही होगा जो इक्विपमेंट का है, क्या? ईयर नॉट में आउटफ्लो और लास्ट ईयर में इनफ्लो, ठीक है। आप इसको इक्विपमेंट के साथ ऐड भी कर सकते हैं जैसे उसने ऐड किया है, आप इसको लैदा भी शो करवा सकते हैं, लेकिन बेहतर ये इसी के साथ ऐड कर ले, ज्यादा बेहतर है। अब देखें ये स्टार्ट में आउटफ्लो है, एंड पे जाके क्या होगा? ईयर 4 में। अब ईयर 4 में देखें इनफ्लो कितना उसने बताया, 4,000, लेकिन जो शुरू वाला वर्किंग कैपिटल था वो वापस आ जाएगा, रिकवर हो जाएगा। तो 4 + 8 कितना हो गया? 12,000। कुछ समझ आया जी? क्लियर? अब असाइनमेंट नोट कर लिया आपने? इसका नेट प्रेजेंट वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है आपने और IRR। और ये 2 प्रोजेक्ट आ गए। एग्जाम्पल 41 है हमारे सिलेबस में, सॉरी सिलेबस कह रहा हूँ, असाइनमेंट में है 41, इसमें तो 2 प्रोजेक्ट आ गए। आज से पहले तो हमने कोई ऐसा क्वेश्चन किया ही नहीं जिसके 2 प्रोजेक्ट्स हों। तो ये क्वेश्चन तो मेरा नहीं ख्याल आप कर पाएंगे, कर पाएंगे नहीं? हाँ, ये 2 in 1 वाला क्वेश्चन हो जाएगा, या 2 in 1 वाला, ये तो मजे का क्वेश्चन होगा। आपको प्रोजेक्ट 1 की भी एनपीवी कैलकुलेट करेंगे, फिर प्रोजेक्ट 1 की IRR भी कैलकुलेट करेंगे। और देखिए उसने IRR भी कैलकुलेट किया, एनपीवी कैलकुलेट किया है, वो कामचोर नहीं है, उसे पता है कैश फ्लो प्रोजेक्ट वैल्यूएशन दोनों मेथड से हो सकती है, दोनों की है। फिर प्रोजेक्ट 2 की भी एनपीवी और IRR कैलकुलेट किया है, और फिर उसे हैरत का शदीद झटका लगा। ये मैं नहीं बताऊंगा, ये जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको खुद झटका लगेगा। फिर उसके बाद कल हम डिस्कस करेंगे कि क्या करना है, ठीक है जी। 42 है? अच्छा 42 आपके लिए चैलेंज क्वेश्चन है मेरी तरफ से। जिसने क्वेश्चन नंबर 42 कर लिया ना, ठीक, या नहीं हुआ तो देख के भी समझ लिया, और फिर एक दफा खुद से कर लिया देखने के बाद भी। जिसने कल ये क्वेश्चन 42 मुझे ठीक चेक करवा दिया, इसका मतलब है आज तक के जितनी भी फाइनेंस उसने पढ़ी वो सारी समझ आ गई। चैलेंज क्वेश्चन नहीं तो और क्या, 1,000 रुपए नाम रख देता। आप हैरान हो गए ऐसे देख रहे थे मुझे, कि नाम रखने लगा हूं। नहीं, ये भी कम इनाम नहीं है कि आज तक जितनी भी फाइनेंस पढ़ी सारी समझ आ गई। चैलेंज क्वेश्चन क्या है? 42। तो बाकी क्वेश्चन भी आपने अटेम्प्ट करने हैं। ये 42 मैंने खास तौर पे देखना है, पहली दफा नहीं भी होगा ना कोई मसला नहीं है, सोल्यूशन देखें, जहां पे फंसे थे उसको अंडरस्टैंड कर लें, फिर बंद कर लें, फिर इफ्तारी के बाद बैठ जाए, ठीक है, यानी 2-3 घंटे के बाद फिर दोबारा इस क्वेश्चन को करें। तो अगर ये क्वेश्चन जिस स्टूडेंट ने सही कर लिया, देख के भी समझ लिया, उससे आज तक की सारी फाइनेंस समझ आ गई, ठीक है जी, क्लियर? चलिए ये 42 एग्जांपल लाजमी मैंने, भाई हाइब्रिड वाले स्टूडेंट और ये ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स भी, आपने भी 42 की क्वेश्चन लाजमी करना है अटेम्प्ट। अगर ये नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया। जिसने 42 क्वेश्चन नहीं किया कुछ, और जिसने 42 कर लिया उसने सब कुछ कर लिया। अब ये आर या पार वाला क्वेश्चन है, ये आर या पार वाला, इसी क्वेश्चन पे बेस करके मैंने कल का लेक्चर पढ़ाना है, ठीक है, इसी क्वेश्चन पे बेस। क्लियर हो गया जी भाई? हाइब्रिड वाले क्लियर हो गया? क्लियर हो गया तो हाथ उठाए जरा, शाबाश जी। आपको भी क्लियर हो गया? क्लियर हो गया हाथ उठाए,
शाबाश। ऑनलाइन वाले क्लियर हो गया तो हाथ उठाए जरा। शाबाश। ये ऑनलाइन वाला इधर क्या बैठा कर रहा है? चलिए चलिए जी, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।